देखो बच्चा लोग, अभी तक हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ रखा था? न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने वाले पूरे अर्थ पे बस एक ही चीज है, और वो क्या है? प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और कल एक डेट था पर्यावरण दिवस का, एनवायरमेंट डे था कल 5 जून 1972। स्वीडन का स्टॉकहोम जो सिटी है उसके अंदर एक मीटिंग की गई थी, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था पूरे ईयर में वन टाइम अर्थ के वन प्लेस पे सभी कंट्री के जो मेन एनवायरमेंट संबंधित जो भी मंत्री होंगे वो इकट्ठा होंगे। इस मीटिंग में ये बात कही गई कि हम लोगों को अर्थ को सेव करना है। हम लोगों ने अर्थ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि अर्थ लाइफ के लिए सफिशिएंट अब नहीं दिख रही है। समझ आ रहा है क्या? तो इस कंडीशन के अनुसार डिसाइड किया गया कि आने वाले हर एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में एवरी ईयर 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कौन सा डे? एनवायरमेंट डे। और इस डेट को सभी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सबको अर्थ में इन प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को बताएगा सबको। और अब की बार का जो अपना थीम था, अभी ये चीज करने के लिए कोरिया के पास था इस चीज का, मतलब कि कोरिया इस चीज को होल्ड कर रहा था। कोरिया इस चीज को होल्ड कर रहा था मतलब कि इस चीज को वो अपने सबको बुलाया था अपने यहाँ, और उसने ये मीटिंग की थी। और इसका जो थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। प्लास्टिक पोल्यूशन को हम लोग कैसे बीट कर सकते हैं, अपने लाइफ में खत्म करना है। 2040 के आसपास तक प्लास्टिक को खत्म कर देना है। इस कंडीशन को लेकर के सब लोगों ने वहां पे एक बहुत बढ़िया वो लिया, संकल्प जिसे बोलते हैं, वो किया, यानी प्रॉमिस किया। किसको? अर्थ को, कि हटाएंगे आपके पास से पोल्यूशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स करता क्या है कि जो सन की सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अगर सिंपल वन लाइनर बोले कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब हम किस चीज से लेंगे? फोटोसिंथेसिस से। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में होता यह है कि हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, हम नहीं, प्लांट्स। एनर्जी कौन सा लेंगे हम लोग सोलर एनर्जी प्लांट्स को प्रोवाइड कराएंगे सन के थ्रू, और वो कन्वर्ट करेगा उसको केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा इसे? किसमें कन्वर्ट करेगा उसे? केमिकल एनर्जी में। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों लोग? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सोलर एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ का। ये प्रोसेस केवल प्लांट्स ही कर सकते हैं, कोई अदर नहीं कर सकता इस चीज को। समझ आ रहा है क्या? सबसे यूनिक और सबसे मोस्ट प्रोसेस है पूरे अर्थ का। कौन सा चीज? फोटोसिंथेसिस। ये एक प्लांट है, सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसके जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स के अंदर ढेर सारा क्लोरोफिल भरा होता है। ढेर सारा क्या भरा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने अंदर फूड बनाता है। फूड बना करके एक रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम लोग। और उस रिएक्शन के थ्रू देखो क्या क्या वो हमें प्रोवाइड कराता है। फर्स्टली वो प्रोवाइड कराएगा अपने आप को O2, H2O, ये दोनों चीज हमको प्रोवाइड कराता है वो। और क्या एब्जॉर्व करता है वो? एटमॉस्फेयर से CO2 वो ले लेता है, और सन से सनलाइट ले लेगा, रूट से H2O ले लेता है, और इन सारी चीजों को मिला करके जो इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर में ये प्रोसेस करता है, केमिकल प्रोसेस, और हमें क्या प्रोवाइड करा देता है? वो ग्लूकोज प्रोवाइड करा देता है। इसका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम देखते हैं कि वातावरण से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से H2O
एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट होगा इसके पास, सनलाइट एब्जॉर्ब किया करेगा वो, सनलाइट क्लोरोफिल से लेगा, क्लोरोफिल इसके पास होता है, क्लोरोफिल से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और हमें क्या प्रोवाइड कराएगा वो, ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। अपने को क्या प्रोवाइड कराता है वो, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है अपने पास, C6H12O6, ये हमें प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा हमें क्या प्रोवाइड कराता है वो, इसके अलावा हमें प्रोवाइड कराता है वो H2O का अमाउंट, और साथ में O2 का अमाउंट भी प्रोवाइड कराता है। 6 O2 रिलीज होता है, H2O का अमाउंट 12 होता है, यानी कि 12 तो लिया था हमने, 6 इसका भी अमाउंट होगा, इसका भी अमाउंट कितना है, 6। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि हम लोगों को क्या मिला था, CO2 मिला था। CO2 हम लोगों ने किसके थ्रू लिया था, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू हमने क्या लिया, CO2। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। हम लोग जो सॉइल होता है ना, सॉइल से हम लोग क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, और ये हम रूट से लेते हैं, बाई रूट, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। सनलाइट में भी जो सनलाइट ब्लू कलर की और रेड कलर की होती है, कौन कौन सी, ब्लू और रेड, मेनली ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल में ढेर सारे क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, तो उसमें जो क्लोरोफिल A, B, C करके होता है, तो क्लोरोफिल जो A होता है वो ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और H2O और CO2। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में नहीं इकट्ठा करते, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। किसके रूप में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, कहाँ पे, पैरेनकाइमा में, ठीक है। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा समझते हो क्या, पैरेनकाइमा एक ऐसा स्पेस है प्लांट्स के पास जिसमें वो फूड स्टोरेज करते हैं अपना, ठीक। तो पैरेनकाइमा में क्या स्टोर कर लेंगे वो, स्टार्च। स्टार्च क्या है, ढेर सारे ग्लूकोज की चेन है स्टार्च, उसको स्टोर कर लेंगे। H2O एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, O2 भी कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, स्टोमेटा के थ्रू। क्या बात समझ आ रही है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर, और रूट से, सॉइल से निकालते हैं वो H2O। उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट में भी किस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो, मेनली रेड कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट को। अन्य जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इन दोनों को ज्यादा करता है। ये विजुअल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों में कौन सी चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम समझते हो क्या होता है? विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो आपने ये पढ़ा है, विबग्योर पढ़ा है क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसकी जो वेवलेंथ होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है। ये 39 nm से, नैनोमीटर, 390 nm से ये 780 nm तक, ठीक है। यानी 390 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होता है। या फिर इसे हम काउंट करेंगे तो एंगस्ट्राम में काउंट कर सकते हैं, 3900 एंगस्ट्राम, यानी कि 3900 एंगस्ट्राम टू 7800 एंगस्ट्राम। इतनी वेवलेंथ के ये लाइट्स होती हैं जिनमें कि आपका जो ब्लू होता है यहाँ पर है, रेड होता है यहाँ पर है। इन फ्रीक्वेंसी की जो लाइटें होती हैं उन्हें एब्जॉर्व करने का काम ज्यादा करते हैं कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो इनके थ्रू प्रोसेस चलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और हमें क्या यहाँ से प्राप्त होगा, ग्लूकोज और H2O और O2।
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ठीक, वंस अगेन आप लोग फिर से रिपीट करिए। क्या रिपीट करना है कि प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा से CO2 ले लेंगे। स्टोमेटा से क्या ले लेंगे? CO2। एटमॉस्फेयर में जितना CO2 प्रेजेंट है उसमें से जितना जरूरत हो उतना गेन कर लेते हैं। स्टोमेटा से CO2 लेंगे एटमॉस्फेयर से, रूट से वो लोग वाटर को ऑब्जर्व करेंगे और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सन से लाइट ऑब्जर्व करेंगे और सबको मिक्स करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे और O2 फॉर्म करेंगे। ये अर्थ का सबसे यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें फूड प्रोवाइड होता है। समझ आ रही क्या? यही फूड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का काम करती है। क्लियर हुआ क्या ये? तो प्लांट्स हमारे लिए काफी नेसेसरी हैं, बिना इसके तो कुछ होना पॉसिबल नहीं है। क्या बातें समझ आ रही हैं? हम इसे समझ सकते हैं। क्या क्या गेन किया उसने 6 CO2 लिया प्लस में 12 H2O। ये CO2 कहां से गेन किया उसने? एटमॉस्फेयर से किया। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या लिया उसने? CO2। और सॉइल से लेता है वो। सॉइल से क्या लेगा? सॉइल से वो वाटर लेगा। किसके थ्रू लेगा? रूट के थ्रू। रूट के थ्रू ऑब्जर्व कर लेगा। ये कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या वो लेगा? CO2। इसके पास होता क्या चीज है? क्लोरोफिल। इसके पास क्या होता है बच्चा लोग? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से वो क्या ऑब्जर्व कर पाता है? सनलाइट। सनलाइट ऑब्जर्व कर पाता है। और सनलाइट में मैंने आपको समझा दिया कौन सा लाइट वो लेता है मैक्सिमम। कौन सा? इसके बाद जो बनाएगा वो क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। इसको वो लोग पैरेनकाइमा में स्टोर करते हैं। किसमें स्टोर करते हैं? पैरेनकाइमा में। पैरेनकाइमा में स्टोर करेंगे और उसका फॉर्म क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च के रूप में कहां पे स्टोर कर लेंगे वो? पैरेनकाइमा में। इसके अलावा 6O2 भी रिलीज करते हैं और 6H2O भी। ठीक है, ये वेपर होता है। H2O क्या होता है? वेपर होता है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो वेपर के रूप में रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ये दोनों के दोनों कहां जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे जी? स्टोमेटा के थ्रू। क्या ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से ही हम लोग एनर्जी कहीं ना कहीं से, जब ये सोचो कि जो इंसान कहीं ना कहीं से मीट खाता है और वो ये सोचे कि हाँ हम मीट से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो मीट यहाँ से एनर्जी लिया होगा ना, वो कहीं ना कहीं से यहीं से प्राप्त किया होगा उसने। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी मेथड में हम लोग डिपेंड किसके ऊपर हैं? इस प्रोसेस के ऊपर है। ठीक है, ये कौन सा ट्रॉफिक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और ये ओनली वन किस में होगा? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें होगा, यानी कि ग्रीन प्लांट में, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। विदाउट क्लोरोफिल कोई वर्क नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ ये? अब आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे किस चीज का? स्टोमेटा का। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक, देखिए स्टोमेटा, अगर हम एक लीफ को जूम करके देखें, जूम बोले तो हमारे पास है मैग्निफिकेशन करने के लिए एक चीज दी गई है, हमने यहाँ पे लेंस यूज किया, इसको देखा तो इसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देंगे। ये आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देने वाले हैं? पोर दिखाई देने वाले हैं। और ये पोर को ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा यहाँ पे दो टाइप का बताया गया है। ये ओपन स्टोमेटा है जो यहाँ पे लार्ज करके दिखाया गया है, और ये वाला क्लोज है जो ऐसे करके दिखाया गया है। इसका ओपन होना और क्लोज होना, मैक्सिमम नंबर इनका ऊपर साइड में होता है। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा ओपन और क्लोज वाटर की वजह से होता है। किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। अगर इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, यानी कि वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए यहाँ पे, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होने पर ये फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ये ओपन हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? और जैसे ही वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया यहाँ से, वाटर रिमूव होते ही ये एकदम वहां पे लूज हो जाएगा और ये इस होल को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि ये स्टोमेटा क्लोज हो गया।
यानी स्टोमेटा वाटर के प्रेजेंट से ओपन होगा और वाटर के एब्सेंट से क्लोज होगा। क्लियर हो रहा है क्या ये? यानी कि स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में किसका ज्यादा वर्क है? वाटर का है। वाटर का अमाउंट अगर इस सेल में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सेल्स के नेमिंग हमें करनी है। ये जो सबसे पास में सेल दिख रही है आपको, ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये वाली जो सेल्स दिख रही है आपको, एक सेल ये, ठीक है, एक सेल ये, इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं हम लोग। इसे क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स समझ आ रहा है क्या? ये गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा के दोनों साइड में यही प्रेजेंट होती है। इन्हीं में वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके बाद में सबसे इस साइड में जो दिख रही है ना, ये हेल्प करती हैं इसको, किसको? गार्ड सेल को। इस सेल को हम लोग हेल्पिंग सेल बोल सकते हैं। हेल्पिंग सेल नहीं बोलते, साइड सेल्स कह सकते हैं। साइड में प्रेजेंट होती है ना, साइड सेल्स इसे कह सकते हैं हम लोग। इसका एक स्पेशल नाम होता है, हमको लर्न नहीं है अभी। आगे इसके बाद इस साइड में भी ढेर सारी सेल्स होती हैं, इसके साइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल को एपिडर्मल सेल बोलते हैं। एपिडर्मल सेल्स ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं और इसको हम लोग स्टोमेटल पोर बोलते हैं। स्टोमेटल पोर का मतलब जहां से कि एयर वाटर अंदर बाहर, यानी कि उसका इधर से उधर एक्सचेंज होता है। अगर इनर पार्ट में चला जाएगा, आउटर पार्ट में जाएगा। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन भी है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन बताया गया है। इनर मेम्ब्रेन कहाँ पे होगा? ये काफी थिक होता है। स्टोमेटा का इनर मेम्ब्रेन काफी ज्यादा थिक होता है और ये वाला थोड़ा सा थिन होता है। समझ आ रही क्या? कौन सा पार्ट ज्यादा थिक होगा? इनर पार्ट। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स का जो इनर पार्ट होगा मेम्ब्रेन का, ये वाला काफी थिक होता है और ये वाला इसके मुकाबले हल्का सा थिन होता है। क्लियर हुआ क्या? ये स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब वाटर का अमाउंट इन गार्ड सेल्स में ज्यादा हो जाएगा, और जब यहाँ पे कम होगा तो उस कंडीशन में ये स्टोमेटा क्लोज है। ये स्टोमेटा ओपन है, इस स्टोमेटा क्लोज है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स के क्या है? छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। ठीक, क्या स्टोमेटा का वर्क समझ आया क्या आपको? स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है? एब्जॉर्ब करते हैं जब पानी को, तो उस कंडीशन में वो ओपन हो जाता है, और जब पानी वहां से लूज हो जाता है उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने की कंडीशन डे के टाइम में ज्यादा होती है, डे टाइम में ज्यादा रहते हैं वो। इसके रीजन होते हैं ढेर सारे। रीजन ये होता है कि जो वाटर होता है वो ज्यादा रिलीज ना हो जाए। अगर वाटर ज्यादा रिलीज हो गया उस कंडीशन में प्लांट के पास वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी और प्लांट लूज होता है। आपने समर टाइम में काफी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया होगा। अगर समर टाइम में आप प्लांट्स को देखेंगे वहां पे, तो आपको समझ आएगा कि वो काफी ज्यादा मुरझाए हुए से प्रतीत होते हैं। दिखता है क्या ऐसा? समर टाइम देखा है कभी प्लांट को? समर में खुद ही बाहर नहीं निकलते होगे तुम लोग, तो कहां से देखोगे? तो आपको ये समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। स्टोमेटा तो ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये आपको क्लोरोप्लास्ट हैं। छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, ये मैं इसको रेड कर दे रहा हूं। ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये कौन से डॉट्स हैं? क्लोरोप्लास्ट के हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वैक्यूल है।
वैक्यूल समझते हो क्या आप लोग? वैक्यूल का मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे स्टोरेज होता है किसी न किसी चीज का प्लांट में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, तो आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या? ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होना है पूरा का पूरा प्रोग्राम का है का फोटोसिंथेसिस का। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन का। डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि इसमें दो मेम्ब्रेन होगी, एक ये इनर मेम्ब्रेन, ये कैसी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गई, और ये डबल लेयर है। ये दोनों को दोनों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, स्पेशली आउटर साइड वाली। ये छोटी छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को? ये किसके जैसा स्ट्रक्चर है? ये रोटी के जैसा। रोटी को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा रखो अगर आप, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें से ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग थैलाकोइड बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? थैलाकोइड। ठीक है, थैलाकोइड एक है। इसके पूरे ग्रुप को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनम बोलते हैं। समझिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक, उसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ढेर सारी डिस्क जैसी संरचनाएं हैं। एक डिस्क जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? और जब इन्हीं का स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक ऑफ थैलाकोइड, स्टॉक ऑफ थैलाकोइड, जब थैलाकोइड का स्टॉक हो जाएगा हमारे पास, तो उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? ग्रेनम नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ क्या ये? अब इसके इनर पार्ट में आपको ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस पूरा, इस स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्पेस को क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रोमा नाम दिया जाता है। ये आप लर्नर रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड में जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या स्पेस है? इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा कहाँ का स्पेस है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना अपने को, वो है। और इसके अलावा इसमें ढेर सारे छोटे छोटे आपको दिख जाएंगे राइबोसोम। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का राइबोसोम होता है, ठीक, और इसके पास खुद के डीएनए भी होते हैं। इसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, ठीक। सेल के अंदर का ये पार्ट है, फिर भी इसको लैमिला बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? जो ज्वाइंट इसका दिख रहा है ना, ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैमिला बोलते हैं, ठीक। अब जो भी आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट होना है। अब इसके अंदर ये जो चीज दिख रही है ना, ये वाली पूरे इसके अंदर जो पार्ट है, यही भरा हुआ पार्ट क्लोरोफिल है। एक एक डिस्क में जो चीज भरा है वो क्या है? क्लोरोफिल है। यानी क्लोरोफिल किसके अंदर भरा होता है बच्चा लोग? आएगा क्या? नहीं। क्लोरोप्लास्ट में ये जो लास्ट पहला वाला सबसे बाहर का पार्ट है वो इनर मेम्ब्रेन है। इनर नहीं बच्चा, आउटर, आउटर है, और अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है ना? मेम्ब्रेन दो ठो है, हाँ, दो प्रकार के मेम्ब्रेन है, और इनर और आउटर मिलाकर डबल लेयर की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ढेर सारे थैलाकोइड्स हैं। ये आपके ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके पास डिस्क जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। और ये जो थैलाकोइड होता है, ये थैलाकोइड के अंदर ढेर सारे जो दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर ना, ये पिगमेंट है। पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर का पिगमेंट है। और ढेर सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर मिला करके, ये सारे स्ट्रक्चर मिला करके ग्रेनम कहलाते हैं।
ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या कहलाता है बच्चा लोग? ग्रेनम कहलाता है। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, खाली स्पेस, ये वाला पूरा स्पेस, ये वाला, ये स्पेस स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। थैलाकोइड यहाँ पे लिखना था, एरो बना था, मैंने नहीं लिखा, साइड में लिख दिया उधर। इस चीज को लैमिला बोलते हैं, जो एक थैलाकोइड से दूसरे को ज्वाइंट की है ना, एक से दूसरे को, यानी कि एक ग्रेनम से दूसरे ग्राम को, तीसरे ग्राम को जो ज्वाइंट करके दिख रहा है, इसको लैमिला बोलते हैं, लैमिला। ठीक, बस इतना ही स्ट्रक्चर इसके बारे में जानना। अब दो प्रकार के रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शन होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करें तो इसके कितने प्रोसेस है अपने पास? दो। ठीक, कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। कितने प्रकार के रिएक्शन हो गए? दो प्रकार के। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा? लाइट रिएक्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्टली लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है ना, वो थैलाकोइड में होता है, थैलाकोइड में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है? वो स्ट्रोमा में। यहाँ पे लाइट अब्सेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। लाइट प्रेजेंट नेसेसरी है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट अब्सेंट होता है। सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस को हमने बोला लाइट रिएक्शन, सेकंड प्रोसेस को क्या बोला हमने? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। हिल रिएक्शन का मतलब, हिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता क्या है कि ये जो आपको थैलाकोइड दिख रहा है, यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। बाहर से किसको एब्जॉर्व करता है? सनलाइट को। तो जब ये सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे H2O टूटता है। H2O किसमें टूटता है? 2 पार्ट्स में टूट जाता है। किसमें किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझ आ रहा है हमारी बात? किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये मेनली वर्क होता है किसमें? लाइट रिएक्शन में। समझ आ रहा है क्या? यानी कि लाइट रिएक्शन में ये प्रोसेस होता है कि एनर्जी पा करके ये जो H2O है वो टूट जाता है किसमें? H2O में और O2 में, और यहाँ पर ढेर सारी ATP फॉर्म होती है। ढेर सारी यहाँ पे क्या बनती है? ATP बनती है। ATP यहाँ पे रिलीज होती है। यूज कहाँ होगा इस ATP का? तो जब यहाँ से कोई मैटर बन जाएगा, ये नए DPS वगैरह बनता है यहाँ से, वो बनने के बाद इस साइड में आएगा स्ट्रोमा में। कहाँ पर? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा बाहर साइड से जो हमारे ढेर सारे स्टोमेटा हैं वो एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज किया जाता है, और साथ में जो हाइड्रोजन निकला है, जो ATP निकला है, ATP और हाइड्रोजन, ये दोनों इसके साथ यूज होता है। किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये हाइड्रोजन यूज होगा, और साथ में ATP यूज होगा। क्या यूज होगा यहाँ पे? ATP, और ये ग्लूकोज बना देंगे। ये क्या बना देंगे? ग्लूकोज। इसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन। हालांकि ये प्रोसेस काफी बड़ा है, अपने लेवल का भी नहीं है। हमारे लेवल में बस इतना समझना है अपने को कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके थैलाकोइड में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में सन की एनर्जी एब्जॉर्व की जाएगी। सन की एनर्जी एब्जॉर्व करके वहां से जल को तोड़ा जाएगा। H2O वहां पे टूटेगा। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन होगा वो स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जो हाइड्रोजन होगा वो स्ट्रोमा में जाएगा। स्ट्रोमा में जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू लाया जाएगा स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर इसी कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का यूज करके, ATP एनर्जी को यूज करके वो लोग क्या फॉर्म कर देते हैं? ग्लूकोज फॉर्म कर देते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो डार्क रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ग्लूकोज के रूप में मिलेगा। और हमें लाइट रिएक्शन में क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि दो प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है। आगे अगले लेवल पे जाओगे। एक्चुअली स्ट्रोमा का जो साइकिल होता है इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। स्ट्रोमा में एक साइकिल चलता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? केल्विन साइकिल।
केल्विन साइकिल का मतलब केल्विन एक साइंटिस्ट थे और ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल में घुमावदार संरचना में होती है। घुमावदार का मतलब कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर से वही ये, फिर वही वो। कहने का मतलब है कि एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो उसको साइकिल कहा जाता है। ठीक, साइकिल का मतलब कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होना, जैसे कि H2O2 मिलकर के जल बनता है, फिर जल टूट करके H2O2 बनता है, फिर वह H2O2 मिलकर के जल बनता है। बात समझ आ रही क्या? यानी कि वही चीज फिर से रिपीट होता है तो वहां पे हम लोग साइकिल बोलते हैं इस चीज को। बात मेरी समझ आ रही क्या? साइकिल किसे बोलेंगे? जब कोई भी चीज फिर से दोबारा रिपीट हो। ठीक, अब आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो प्रकार के प्रोसेस हैं, एक लाइट रिएक्शन का, एक डार्क रिएक्शन का। फर्स्टली आपको ये जानना है कहाँ कहाँ पे होता है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होगा, वह सन एनर्जी को एब्जॉर्व करने का काम करता है। सेकंड हमने बोला डार्क रिएक्शन, वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। इस रिएक्शन को हम लोग एक प्रकार का साइकिल से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल में आपके ग्लूकोज का बना होगा, ग्लूकोज बनेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो O2 हमें रिलीज करके मिलता है प्लांट से, वो O2 H2O से आता है। यानी कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन किस चीज से निकलता है? H2O से। हम लोग नॉर्मली किसी को मुंह से सुन लेते हैं कि प्लांट CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद हमें O2 प्रोवाइड कराते हैं, हमने ये सुना है नॉर्मली। तो प्लांट CO2 को यूज करके O2 नहीं प्रदान करते, हमें O2 रिलीज नहीं करते उस कंडीशन में। वो किसको तोड़ के O2 यूज करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ जो कंपाउंड है H2O, उसको जब वो तोड़ते हैं तब जाके हमें प्रोवाइड कराते हैं क्या? ऑक्सीजन। यानी कि प्लांट वाटर से ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर हुआ क्या ये बात? समझ आ रही क्या? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसके फॉर्म के लिए करता है? ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। रिमेंबर रहेगी ये बात? बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। क्या कंफ्यूजन होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। प्लांट भी ऑक्सीजन यूज करते हैं पूरे 24 आवर, और हम एनिमल्स भी यूज करते हैं ऑक्सीजन 24 आवर। दोनों में समान प्रोसेस है, एक जैसा। लेकिन प्लांट में अनदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जो हम एनिमल्स में नहीं होता। तो एक एक्स्ट्रा उनके पास फिनोमिना है ये वाला फोटोसिंथेसिस का। इस प्रोसेस में वो लोग फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर हुआ क्या? एक मिनट के लिए मैं अगले पेज पे इसका कंफर्मेशन करता हूं, तुम लोगों को थोड़ा देखना। हम आपको समझा रहे हैं कि प्लांट O2 भी यूज करते हैं और CO2 भी यूज करते हैं। प्लांट दोनों प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये जो O2 यूज करते हैं वो ओवरऑल 24 आवर यूज करते हैं, और ये तब यूज करेंगे जब वो सनलाइट ले लेंगे। ठीक है, किस टाइम में? सनलाइट जब प्रेजेंट रहेगा उस टाइम पे यूज करते हैं। किसको? CO2 को। मेरी बात समझ आ रही क्या? यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो 24 आवर किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को। और जब सनलाइट होता है तो उस टाइम पे किसे यूज करते हैं वो लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर हुआ क्या ये? जैसे कि हमने आपको समझाया कि क्लोरोप्लास्ट है अपने पास क्या चीज प्रेजेंट है यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये समझिएगा आप। देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में हम आपको समझाते हैं कि जब स्टोमेटा के थ्रू उसने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया? ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन लेके नहीं आएगा, यहां पर लेकर क्या आता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास और सेल के पास ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ना। एक हम प्लांट का अगर लीफ बनाएं, प्लांट का एक लीफ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, प्लांट का एक लीफ बनाते हैं अगर हम, तो प्लांट के लीफ में ढेर सारे सेल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो प्लांट के लीफ में जो सेल्स होते हैं ना, वो काफी बड़े होते हैं। मैं दो आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये कि ये रहा एक सेल, एक ये सेल रहा, दो चीज। ठीक है, इसको हम लोग मीजो सेल बोलते हैं, मीजो सेल बड़ा सेल होता है काफी। ठीक है, इसे मीजो सेल कहा जाता है। ये काफी बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो समझिएगा कि मान लेते हैं कि इस सेल में हमने एक चीज आपको शो कराया कि यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ये चीज कौन सी है?
माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट। एक माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, एक सेल की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली मान लेते हैं कि ये बड़ा सा सेल है हमारे पास। ये आपको समझ में आया क्या? मेसोसेल का मतलब लीफ के ऊपर का बड़ा वाला सेल क्या कहलाएगा? मेसोसेल कहलाएगा। क्लियर हुआ क्या ये? अब हम एक सेल को आपको दिखा रहे हैं बना करके। यहाँ पे हमने एक ही सेल में दोनों चीजें बना दी। एक ये सेल हुआ इस प्लांट सेल में, एक है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। आपने जब सेल पढ़ा होगा तो सेल में आपने प्लास्टिड पढ़े होंगे, प्लास्टिड से होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा होगा आपने। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन करना किसका काम है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया को। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ग्लूकोज को यूज करते हैं। इन दोनों को यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं, और इसके थ्रू में हमें एटीपी मिलती है। क्या मिलती है? एटीपी। समझ आ रहा है क्या? ये किसका प्रोसेस है? ये प्रोसेस है आपके रेस्पिरेशन का। ये किसका प्रोसेस है बच्चा? रेस्पिरेशन का। समझना ध्यान से। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करके हम एटीपी फॉर्म करते हैं, और हमें दो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। समझ आ रहा है क्या? तो जो प्लांट 24 आवर यूज कर रहा है वो किस चीज के लिए O2 यूज करता है? रेस्पिरेशन के लिए। समझ आ रहा है क्या? रेस्पिरेशन करने के लिए वो किस चीज का यूज करता है? ऑक्सीजन का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेशन में यही चीज होता है, ऑक्सीजन का यूज। क्लियर हुआ क्या? तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। तो प्लांट ने जब रेस्पिरेशन किया तो कौन सा गैस यूज किया? ऑक्सीजन यूज किया। ग्लूकोज को बर्न किया और एनर्जी अपने लिए यूज कर ली। क्लियर हुआ क्या ये? अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है। और फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब सनलाइट प्रेजेंट होगा। तो सनलाइट प्रेजेंट कब होता है? दिन के टाइम होता है। तो दिन के टाइम में अब सोचना जरा, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने ये पूरा प्रोसेस किया तो यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई उसने वही बनाया ना। एक हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में हमें क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये दो चीज हमें फॉर्म करते हुए मिल रहा है। ये तो ये दोनों चीज रिलीज हो रहा है सेल से। ठीक है, और जब ये रिलीज हो रहा है तो स्टोमेटा के थ्रू कहां चला जाएगा? ये बाहर चला जाएगा। स्टोमेटा रहेगा वो कहां निकाल देगा इसको? आउटर साइड में, एटमॉस्फेयर में डाल देगा इसको। लेकिन जब ये कंडीशन दिन के समय नहीं है, ये समय किसकी है? रात, यानी कि नाइट टाइम पे ये काम होगा। अगर हम बात करते हैं कि डे टाइम में क्या होगा, तो डे टाइम में ये होगा कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाया, ये वाला काम डे में भी होगा, लेकिन इस डे वाले टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेता है कौन? ये क्लोरोप्लास्ट। यूज करके अपने आप को क्या देता है? हम लोगों को O2 देता है, और ये O2 कहां आता है? हमारे से बाहर आता है। क्लियर हुआ क्या? ये प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? रेस्पिरेशन करना, जो कि एनी टाइम होगा, 24 आवर होना है। तो एनी टाइम ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कौन? प्लांट्स। लेकिन डे टाइम में उनके पास फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड का नीड है। वो कौन सा काम करते हैं कि जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, उसको बाहर नहीं जाने देते। बोलते हैं कि भाई यूज करना ही अपने को, तो क्यों बाहर जाने दे? तो उसको डायरेक्टली वहीं से यूज कर लेते हैं। किस प्रोसेस में यूज करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस में। और उसको यूज करके जिस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलेगा। उस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में, तो वह ऑक्सीजन वहां से बाहर निकलता है। यानी कि किसी भी सेल के अंदर 24 आवर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? ये डे टाइम में प्लांट के अंदर का जो ये सेल ऑर्गेनेलिज है क्लोरोप्लास्ट, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कौन सा चीज प्रोवाइड कराता है अपने को? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो हम ये बोलेंगे कि डे टाइम में प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो हमें रिलीज करके नहीं देता कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन नाइट टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे उनके पास फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस नहीं होती, तो उस टाइम पे वो लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
सजेस्ट किया जाता है सभी लोगों को कि वे कभी भी प्लांट के नीचे न सोएं, नींद न लें अच्छी, अन्यथा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा रिलीज होगा तो हो सकता है कि चोक हो जाए आपका गला, या फिर आपका जो श्वसन है वो खराब हो जाए, रेस्पिरेशन कर ना पाए आप, क्योंकि आप ऑक्सीजन यूज करेंगे ना जी, और आपके फेफड़े में लार्ज अमाउंट में भर गया कार्बन डाइऑक्साइड, तब आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? तो आज से किसी से ये मत कहना कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन हम ये कहें कि एनी टाइम प्लांट ये काम करते हैं तो रॉन्ग है। प्लांट रेस्पिरेशन करते समय कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन, एनी टाइम यूज करते हैं। हम लोगों की ये बात ध्यान देनी होगी कि हम लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, रॉन्ग है। प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन यूज करता है, जो कि हम लोग को बताया नहीं जाता। क्लियर हुआ क्या ये? यानी क्लास 10th के लेवल पे आपको ये बात समझ आ गई कि प्लांट एनी टाइम ऑक्सीजन यूज करता है हम लोग के जैसे, लेकिन प्लांट डे टाइम में उसी कार्बन डाइऑक्साइड निकले हुए को यूज करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी लार्ज अमाउंट में होता है। क्लियर हुआ क्या ये? तो उसी वजह से हम लोग जीवित हैं। क्लियर हुआ ना ऑक्सीजन के थ्रू? क्या आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गई टोटल अच्छे से? और फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज आगे चल करके स्टोर होगा ना, स्टोर किस में होगा? ये पैरेन्काइमा में, बताया था आपको, पैरेन्काइमा में स्टोर होगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा? ये स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया क्या? ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके पास क्लोरोफिल वगैरह है वो ये प्रोसेस करते हैं। क्लियर हुआ ये?